मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो मैं आज पढ़ा रही हूँ चैप्टर चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जैसा कि इसका जो लेसन का जो नेम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यानी कि फुटप्रिंट भी है और लेकिन विदाउट फीट है, यानी बिना पैरों के पद चिन्हों के निशान। तो ये कैसे पॉसिबल है, इस लेसन में इसके बारे में ही बताया जा रहा है। थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। The story is about a scientist named Griffin. He discovered the rare chemical which can make us invisible, but at the same time, the man can be touched and felt physically. Let's read and find out how he uses and misuses his power for his own benefit. ये जो लेसन है वो एक ऐसे साइंटिस्ट जिसका नाम ग्रिफिन है, उसके बारे में कहानी बताई जा रही है कि उसने एक रेयर केमिकल डिस्कवर किया था जिससे वो क्या हो सकता था, इनविजिबल हो सकता था, माने होते हुए भी वो किसी को दिखाई नहीं दे सकता था। लेकिन उसी समय क्या होता है कि अगर कोई उसको छू लेता था तो उसको महसूस कर सकता था। इसी के बारे में इस लेसन में उसका क्या फायदा और क्या नुकसान है, उसकी पावर्स का, उसने क्या उससे बेनिफिट लिया और क्या उसको नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, उसके बारे में ही चैप्टर में बताया जा रहा है। Let's see. The two boys started in surprise at the first muddy imprints of a pair of bare feet. What was a bare-footed man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? दो लड़कों ने बहुत ही ताजे कीचड़ से सने हुए पैरों के नंगे पैरों के निशान देखे और वो कैसे हो गए, सरप्राइज हो गए। What was the barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? लंदन के मध्य में नंगे पैरों वाले चलने वाले आदमी के पैरों के निशान उसने घर के ऊपर देखे, घर की अंदर देखे। एंड वेयर वॉज द मैन, और उन्होंने सोचा कि ये मैन है कहाँ। As they gazed, a remarkable sight meet their eyes. A fresh footmarks appeared from nowhere. Further footprints followed one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, until the muddy impression because fainter and at last disappeared altogether. वो उसको बहुत ध्यान से देखने लगे, उनकी आंखें एकदम चौकन्ना हो गई और उन्होंने देखा अचानक उनके सामने एक ताजा पद चिन्ह माने बन गया है, लेकिन पैर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक के बाद एक स्टेप्स बनते जा रहे थे और वो स्ट्रीट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लड़कों ने उन बनते हुए पद चिन्हों का पीछा किया और जो मडी इंप्रेशन था तो वो बार बार दिखाई दे रहा था। एंड एटलीस्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और फिर थोड़ी दूर जाके वो बंद हो गया दिखना। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. अब इसका एक बहुत रहस्य का एक बहुत ही सिंपल तरीका था। वो जो दो लड़के थे, bewildered माने भौचक्के से थे वो दोनों लड़के, और वो उन्हें पता नहीं था कि वो ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे हैं जिसने अभी अभी एक ऐसी चीज को डिस्कवर किया है जिससे कि ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ग्रिफिन, ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है पारदर्शी, माने उसके आर पार देखा जा सकता है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drug and his body became transparent as sheet of glass. Through it also remained as a solid as glass. जो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट था उसने एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किए और ये सिद्ध कर दिया कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। एक रेयर ड्रग था, एक रेयर सी दवाई थी, ड्रग था, जिसको पीने से बॉडी कैसी हो जाती थी, ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, बिल्कुल कांच के ग्लास की तरह, और वो बिल्कुल सॉलिड ग्लास बन जाती थी। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him
In revenge, Griffin set fire to house to get away without being seen. He had to remove his clothes. Thus, it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. अब और दो मीन्स होता है, यद्यपि ग्रिफिन जो था एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बुद्धिमान वैज्ञानिक था, फिर भी वह अपनी इच्छा का व्यक्ति था। वह मकान मालिक जो इसके यहाँ वो रहता था, उसे बिल्कुल वो पसंद नहीं करता था और उसे अपने मकान से निकालना चाहता था। इसी का बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान में क्या कर दी थी, फायर जला दी थी। अदृश्य होकर भाग जाने के लिए उसे अपने वस्त्र उतारने पड़े, कपड़े उतारने पड़े। इस प्रकार वह एक बेघर आवारा बन गया था। बिना कपड़ों के, बिना धन के, बिना पैसों के वह बिल्कुल अदृश्य इधर उधर भटकने लगा, जब तक कि उसके पांव कीचड़ में नहीं पड़ गए और चलते चलते उसके पदचिन्ह नहीं बनने लगे। माने तब तक वो किसी को समझ में ही नहीं आता था। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in the London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year, wandered about London without clothes. It was midwinter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth. उसने उन लड़कों की से सरलता से पीछे छुड़ा लिया, क्योंकि उसके जो फुटप्रिंट्स थे अब वो बनने बंद हो गए थे। जहां तक कीचड़ था उसके पैरों में, जब तक तो निशान बनते रहे, लेकिन जैसे ही वो कीचड़ खत्म हो गया, उसके जो पैरों के निशान बन रहे थे वो बनने बंद हो गए। परंतु उसने अपना साहसिक कार्य भी अभी पूरा नहीं हुए थे। उसने बिना कपड़े पहने पहने लंदन में घूमने के लिए उसने जो वर्ष का गलत समय चुना था। अभी का मौसम कैसा था, आधा ही बीता था। जो हवा थी बहुत ही ठंडी चल रही थी। वस्त्रों के बिना कोई नहीं रह सकता था। गलियों में भी इधर उधर घूमने की बजाय उसने गर्माहट के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर के अंदर जाने का फैसला किया, जहां पर एक बड़ा स्टोर था, उसके अंदर उसने घुसने का प्रयास किया। Closing time arrived as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes, an overcoat, and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on the pill of quilts. अब उसने क्या किया, स्टोर बंद होने का समय हो गया था। जब वो क्लोजिंग टाइम में आया तो स्टोर बंद होने वाला था। जैसे ही वह दरवाजे के जब बंद हुए तो ग्रिफिन को बिना किसी प्रकार के खर्च किए कपड़े में पहनने को मिल गए, खाना खाने के लिए मिल गया। उसने डिब्बों को खोला और इसमें गर्म कपड़ों को अपने ऊपर पहन लिया। जूते, ओवरकोट, एक चौड़ी सी किनारे वाली टोपी, बिल्कुल सब कुछ पहन के वह अपने आप को तैयार दिखने लगा और एक दिखाई देने वाला व्यक्ति बन गया। रेस्टोरेंट के रसोई घर में उसे ठंडा मांस और कॉफी भी मिल गई। भोजन करने के बाद उसने किराने का जो दुकान होती भंडार होता है, उसमें मिठाइयाँ और शराब का भी प्रयोग किया और फिर वो रजाइयों के ढेर पर जाकर सो गया। क्वेल्स ऑफ क्वेल्स मीन्स होता है रजाइयों के ढेर पर सो गया। If only Griffin had managed to walk up in the good time, all might have been well. As it was, he did not walk up until the assistants were already arriving next time. When he saw a couple of time approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the January air. अब ये क्या था, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज, अगर वो सही समय उठने का चुन लेता तो उसे कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। परंतु अगले दिन नेक्स्ट डे जब वह सुबह स्टोर में काम करने वाले नौकरों का उधर आना शुरू हो गया और तब उसकी आंखें खुली। जब उसने दोनों नौकरों को अपने ऊपर आते देखा तो वह घबरा गया और भागने लगा और स्वाभाविक रूप से उन नौकरों ने उसका पीछा किया।
अंत में नए पहने कपड़ों को उतारकर ही वह वहां से बच निकलने में सफल हो सका। माने जब उसने अपने क्लॉथ पुट आउट किए तभी वहां से वो बच पाया। जनवरी का ठंड का समय था, हवा जो थी बहुत ठंडी चल रही थी और वो बिल्कुल बिना कपड़ों के अदृश्य हो गया था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई टू द स्टॉक of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide an empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. He soon found suitable shop. He made his way invisible up the stair and came out a little later and large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. अब इस बार उसने क्या किया, एक नाटक जो करते हैं उनकी कंपनी को आजमाने का निश्चय किया। उसे आशा थी कि वह केवल वस्त्र ही नहीं मिलेंगे वहां पर, बल्कि कंधों के ऊपर भाग को भी वह ढकने का सामान उसे मिल जाएगा। और सर्दी में वह ठिठुरते हुए वह थिएटर वर्ल्ड के केंद्र ड्यूरी लेन की ओर आ गया और उसे शीघ्र ही एक उपयुक्त दुकान भी मिल गई। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और थोड़ी देर के बाद उसने माथे के चारों ओर पट्टी बांध ली, काला चश्मा लगा लिया, नकली नाक लगा ली, बड़ी बड़ी घनी मूछे, बड़ा सा टोप पहनकर बाहर आया। बिना किसी के देखे भाग निकलने के लिए उसने पीछे से दुकानदार के ऊपर बहुत बुरी तरह से वार किया और इसके बाद उसे उसका सारा धन जो भी उसके पास से मिल सका उसको लूट लिया। और भीड़ भरे लंदन से भाग निकलने की इच्छा से उसने आइपिंग नामक गांव में एक गाड़ी पकड़ी और जहां उसने एक स्थानीय सराय में, इन मीन्स होता है सराय में, 2 कमरे किराए पर भी ले लिए। The arrival of the stranger at an inn in winter was in any case unusual. Even a stranger of such uncommon appearance set all the ducks and begging. Mrs. Hall and the landlord's wife made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping in the is a desire of solitude." Solitude means होता है अकेले रहना. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident had affected my face. अब उसने सर्दी के मौसम में किसी अजनबी सराय में एक असामान्य आना, उसका एक असामान्य घटना थी, क्योंकि सर्दियों में व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलता है और असामान्य रूप रंग वाले उस अजनबी के विषय में सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सराय की जो मालिक की पत्नी थी श्रीमती हॉल, उनने उससे मित्रता करने का प्रयास किया, परंतु ग्रिफिन ने उससे कोई बात वह करना नहीं चाहता था। उसने कहा, मेरे पास आइपिंग आने का एकमात्र कारण है कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे कार्य में कोई भी डिस्टर्ब करे। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि मेरा जो चेहरा है वो दुर्घटना के कारण मैं प्रभावित हुआ है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता अपना चेहरा। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in the view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his stranger habits and irritable temper. But then the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noise in the study. Creeping down the stairs, they heard the clink, the money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise, with a poker grasped firmly in his hand, and clergyman flung open the door, surrender. अब इस बात से मैं सेटिस्फाइड हुआ, संतुष्ट होकर। उसका जो अतिथि है, एक बहुत, जो मिसेस हॉल थी, उन्होंने सोचा कि जो उनके पास अतिथि आया है वो एक बहुत ही सनकी टाइप का लग रहा है। एसेंट्रिक मीन्स होता है सनकी, और इसको ध्यान रखते हुए उससे किराए की पेशगी उसने दे दिया था। श्रीमती हॉल जो थी, उसकी विचित्र बातों और चिड़चिड़े स्वभाव की अपेक्षा करने को तैयार थी, परंतु उसका चुराया हुआ धन अधिक दिन तक चल नहीं सकता था। चाहे इतना धन आपके पास हो, पैसे हो,
लेकिन वो एक ना एक दिन तो पूरे खर्च हो ही जाएंगे, कब तक बैठे बैठे हम खा सकते हैं। ग्रिफिन शीघ्र ही ग्रिफिन जो था उन्हें बताना पड़ा कि उसके पास अब बिल्कुल भी कैश नहीं बचा है, परंतु उसने एक बहाना बनाया कि उसके पास जल्द ही एक चेक आने वाला है। कुछ देर के बाद एक अजीब सी घटना हुई। बहुत सवेरे पादरी और उसकी पत्नी ध्यान अध्ययन कक्ष में शोर सुनकर जाग गए। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उन्होंने पादरी के डेस्क से निकाले जा रहे सिक्कों की खनखनाहट सुनी। बिना शोर किए अपने हाथ से मजबूती से एक सरिया पकड़े हुए पादरी के ने एकाएक दरवाजा खोल दिया और चिल्लाया, आत्मसमर्पण करो। Then, to this amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There was not sign of anybody. Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. Extraordinary affairs, the clergyman kept saying for the rest of the day, but it was not as extraordinary as behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब जब पादरी को आश्चर्य हुआ, जब उसने कमरा खोला तो कमरा खाली था। उसकी पत्नी और उसने डेस्क के नीचे पर्दों के पीछे चिमनी के में भी देखा, और उसे किसी के होने का कोई भी साइन नहीं मिला। फिर भी डेस्क खुला हुआ था, घर का खर्च चलाने वाले जो वो धन था वो गायब था। पादरी सारा दिन यही कहता रहा, बड़ी विचित्र, परंतु ये उतनी विचित्र बात नहीं थी जितनी की थोड़ी देर बाद श्रीमती हॉल के कमरे, फर्नीचर और उनके अजीब व्यवहार के कारण हुई। आज मैं चैप्टर आपका यही फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी आपको इसके आगे का भाग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। Thank you.